ठीक है, तो हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर धीरज शुक्ल और मैं आपकी यूनिवर्सिटी में लगभग 3 से 4 साल तक आपका टीचर रहा हूँ आपके आने से पहले, जब तक कि परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो गया था। और अभी मैं आपको ये कोर्स पूरा पढ़ा रहा हूँ, जिस कोर्स को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे आपको इस कोर्स से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है या कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और उसको हम देखेंगे। अगर उसमें जो है कोई चीज़ ऐड करने लायक होगी तो हम उसको ऐड कर देंगे, अदरवाइज जो है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास के बाद आपको इस पूरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग और साथ ही साथ जो है जो पीडीएफ है वो भी आपको भेजा जाएगा। और अगर कोई एडिशनल जरूरत पड़े या किसी सामग्री की, किसी जो है बुक की या किसी जो है चैप्टर की, किसी यूनिट की, किसी आर्टिकल की, किसी लिंक की या किसी वीडियो की, तो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जब हम क्लास पढ़ा रहे होंगे तो उसमें जो है आप लोग कोशिश करिएगा कि उसे ध्यान से सुने। यदि कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप हमको जो है एक्सक्यूज मी करके वहां पे हमको रोक सकते हैं और पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि ठीक है क्लास के थोड़ी देर बाद हम पढ़ाएंगे या बताएंगे, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्लो बिगड़ जाता है ना। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल। थोड़ी सी आपको हिस्ट्री इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये आपके जो है करिकुलम का हिस्सा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एटम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अगर सचमुच में कहा जाए तो एटम के कॉन्सेप्ट के जो है दो डिस्कवरर हैं। भारत से महर्षि कणाद को डिस्कवरर माना जाता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि जितनी भी दुनिया की चीजें हैं वो छोटे छोटे कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनको और आगे हम नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने कहा चीजों को तोड़ते जाए तो ऐसे भी पार्टिकल्स आएंगे, कुछ ऐसे तरह के पार्टिकल आएंगे जिनको आगे हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो उन वैरायटी के पार्टिकल्स को उन्होंने कहा उन्होंने नाम दिया अणु, परमाणु नाम दिया, जिससे हमारे पास जो है जो शब्द आता है परमाणु आता है। और यूनान में एक दार्शनिक थे, जैसे अपने यहाँ ऋषि होते हैं वहां पे एक दार्शनिक कहे जाते थे, फिलोसोफर कहे जाते थे, उनका नाम डेमोक्रिटस था। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अवधारणा दी। उन्होंने भी कहा कि अगर हम किसी मटेरियल को तोड़ते जाएं तो एक ऐसी भी कंडीशन आएगी कि उसके आगे उसको तोड़ पाना असंभव हो जाएगा। इस चीज को जो है साइंटिफिकली स्टडी किया जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने एक्चुअली जो है देखा कि बहुत सारे जो मटेरियल है प्योर मटेरियल, जैसे कि गोल्ड हो गया और ये हो गया तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या और भी कुछ गैसेज हो गई, उन सबको अगर हम जो है केमिकली देखें तो उनका जो वेट होता है वो एक पार्टिकुलर नंबर का क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। तो उनके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गैसेज हैं, जो प्योर गैसेज हैं, प्योर एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे किन्हीं छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हो जिनको आगे हम न तोड़ पाए। तो इसलिए उन्होंने जो है एक नाम दिया एटोमोस। एटोमोस का मतलब होता है जिसको आगे नहीं काटा जा सकता है, मतलब जिसको और आगे नहीं काट सकते। तो इसको कह सकते हैं अकाट्य। तो जैसे कोई चीज आप काटते जाइए तो एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जिसके आगे काट पाना असंभव है। तो जॉन डाल्टन ने इस तरह से एटोमोस की एक डिफिनीशन दी कि जिसको और आगे नहीं काट सकते हैं। हर मटेरियल जो प्योर मटेरियल है वो कुछ खास तरह के एटोमोस से मिलकर बनता है, जिनको जो है हम बाद में एटम कहने लगे। ऐसे जो है एक गोल्ड का एटम अलग होगा, एल्यूमिनियम का एटम अलग होगा, और कॉपर का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था एटम का ये बहुत दिनों तक केमिस्ट्री में चलता रहा। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उसमें से लोगों ने ये पाया, विशेष करके जो है इसमें नाम आता है जे जे थॉमसन का। तो जे जे थॉमसन एक वैक्यूम ट्यूब था, उसके अंदर जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा करके, मतलब एक तरफ टर्मिनल लगा कर दूसरी तरफ टर्मिनल लगा करके उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। और उन्होंने पाया कि जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं मतलब बहुत ही लो प्रेशर पे गैस भर करके, तो उस नली में क्या होता है, चटचटाहट की आवाज आती है। और अगर हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं तो उसमें चमक आने लगती है, जैसे लगता है कुछ चल रहा है चमकता हुआ।
तो वो जो चमकती हुई चीज क्या है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इसके आधार पर पाया कि कोई भी मटेरियल ले लो, लेकिन जो चमकने वाली चीज है वो एक जैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इसके आधार पर उन्होंने ये कंक्लूजन लिया कि जो चमकने वाली चीज है वो किसी के चलने के कारण पैदा हो रही है। उसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण पैदा हो रही है, इसलिए उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन की खोज है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ देता हूँ। क्या हुआ कि एक मान लो ऐसी हमारे पास एक नली है, इसको बोलते हैं कूलिज नली। तो कूलिज नाम के एक वैज्ञानिक थे ने इसको जो है उन्होंने इन्वेंट किया था। ये हो गया हमारा कूलिज नली, और ये हो गया बंद हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही लो प्रेशर पे, मतलब बहुत ही लो प्रेशर, मतलब गिने चुने जो है इसमें गैस मॉलिक्यूल्स या गैस एटम्स यहाँ पे मौजूद है। बहुत लो प्रेशर पे कोई गैस भर दी जाती है, और यहाँ पर क्या करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम टर्मिनल लगाते हैं। टर्मिनल मतलब कि एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, और ये होता है हाई टेंशन, मतलब कि जैसे बहुत सारी बैटरियां हमने एक साथ जो है सीरीज में जोड़ दिया, या जो भी मतलब आपके पास कॉम्बिनेशन है, और इससे क्या हुआ, बहुत हाई वोल्टेज जनरेट किया। और ये हाई वोल्टेज को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हमने इस नली से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो होता है, जो निगेटिव टर्मिनल होता है, इसको बोलते हैं कैथोड। ये आपका हो गया कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नाम कहा जाता है एनोड। और इसके बीच में उन्होंने क्या लगा दिया, एक छोटा सा एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है, एमीटर जो है कोई करंट फ्लो हो रही सिस्टम में कि नहीं, सिस्टम में हो रही है, इसको मेजर करता है, ठीक है। ये इन्होंने किया। तो ये जो नली है, इसके इस सिरे पर यहाँ पे उन्होंने एक टर्मिनल लगाया, एक टर्मिनल यहाँ पे लगाया, और हाई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट किया। हाई वोल्टेज डिफरेंस, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, इसको बोलते हैं हाई टेंशन। तो एच टी हो गया। तो जैसे ही उन्होंने वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करना शुरू किया, हाई वोल्टेज डिफरेंस, तो क्या देखा कि ये जो गैस है, ये जो दिखाई नहीं दे रही थी, ये चट चट करके आवाज आने लगी। जैसे आपने ये चटचटाहट की आवाज कहाँ सुनी होगी, कभी आप हाई टेंशन वायर के नीचे से गुजरे हैं? कभी कभी आप देखे होंगे खेतों में, सड़कों में जो 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट वाली जो लाइन जाती है, बहुत मोटे मोटे तार होते हैं, ऊंचे ऊंचे खंभे, वहां से अगर आप उसके नीचे से गुजरे तो चट चट की आवाज आती है। कभी सुना है? कभी सुना है आपने? जी सर। तो ये जो चटचटाहट की आवाज है, कुछ ऐसी चटचटाहट की आवाज कहाँ पे आ रही थी, इस नली के भीतर आ रही थी। तो ये चटचटाहट क्यों हो रही थी, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन और आगे जब वोल्टेज बढ़ाया गया तो देखा गया कि ये जो नली है चमकने लगती है। ये नली क्या करती है, चमकने लगती है। और यहाँ पे जो है, ये जो आपका एमीटर है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो चूंकि ये जो गैस भरी हुई है, ये क्या है, इनर्ट है, मतलब न्यूट्रल गैस है। तो अगर न्यूट्रल गैस है तो इसमें जो है करंट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के बीच में क्या है, ये एक सर्किट टूटा हुआ है ना, ये पर न्यूट्रल गैस भरी हुई है। जब न्यूट्रल गैस भरी हो तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो जब सर्किट टूटा है तो करंट फ्लो हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी क्या देखा गया कि जैसे ये चमकना शुरू करता है, ये वाला हिस्सा, वैसे यहाँ पे करंट फ्लो होने लगती है, और अमीटर दिखाने लगता है, और कुछ रीडिंग दिखाने लगता है। तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो एक काम करते हैं, गैस बदल देते हैं। तो गैस बदल दिया, एक गैस किया, दो गैस किया, हर गैस के साथ यही घटना हो रही थी। तो जो भी उन्होंने इस्तेमाल किए, जितने भी उन्होंने गैस इस्तेमाल किए, उन सबके साथ यही हुआ कि चटचटाहट की आवाज और चमक आई। तो ये जो चमकने वाली जो है, यहाँ पे एक लहर जैसी दिखाई देती थी। कैसी दिखाई देती थी? लहर जैसी दिखाई देती थी, जैसे एक चमकीली रोशनी दिखाई देती थी, इस तरह ऐसे पास होती हुई। तो ये जो चमकीली रोशनी है जो पास हो रही थी, ये कहाँ से आ रही? कैथोड से आ रही है, और कहाँ जा रही है? एनोड की ओर। इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, कैथोड रेज या कैथोड किरणें, ठीक है। और ये कैथोड किरणें जो है, ये जब चलती थी तो ये इनका क्या होता था, इनका जो है एक अपना सिस्टम होता था, ये बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलती थी। तो ये जो है, हमने देखा कि हर गैस के लिए सेम कैथोड किरणें आती हैं। तो कैथोड किरणें है क्या चीज, ये लाइट है या क्या है, इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा किया कि यहाँ पे लगाया उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो ये इसके परपेंडिकुलर, इस जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा सा।
ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने लगा दिया। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या देखा कि यहाँ पे दो टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल होगा पॉजिटिव और एक टर्मिनल होगा निगेटिव। तो ये देखा जो ये आपकी कैथोड रेज है, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ने लगी, इधर ऐसे मुड़ने लगी ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कूलाम लॉ से कि कोई भी निगेटिव चीज पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ेगी। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो किरणें हैं, कैथोड रेज हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो कैथोड किरणें क्या है, कैथोड रेज आर consist of negatively charged particles। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाया इन्होंने कि ये जो आपका नली दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हमने दिखाया ये ऊपर और नीचे है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर लगाया। मतलब एक प्लेट जो है इस प्लेन से ऊपर और दूसरा प्लेट इसके नीचे, और वो मैग्नेटिक पोल्स थे, मतलब मैग्नेट के, जैसे हार्शू मैग्नेट होता है घोड़े की नाल वाला, ऐसे करके। तो इसको कहाँ लगा दिया, जैसे नली है, ये नली इसके बीच में लगा दिया। तो जब ऐसा किया इन्होंने तो क्या देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये मुड़ने लगी, ऐसे मुड़ रही थी जैसे कि जो है ये कोई निगेटिव पार्टिकल हो। तो ये उस डायरेक्शन में मुड़ रही थी, कहाँ पे, ये लोग नॉर्थ पोल की ओर मुड़ रही थी। इसका मतलब क्या था कि ये कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये तो तय हो गया। तो ये श्योर हो गया कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और हर एक गैस से सेम पार्टिकल्स निकल रहे थे, सेम झुकाव हो रहा था, इनका जो मुड़ना होता था उतने ही एंगल से मुड़ती थी। तो ये माना गया कि हर गैस में ये क्या है, कॉमन है। ये जो चीज है कैथोड रेज, ये हर गैस में कॉमन है। और इन्होंने क्या किया, इसको जो है लो प्रेशर में, जो है मेटल को भी लो प्रेशर में किया तो भी वही चीज मिली। तो सारे एक्सपेरिमेंट यही शो कर रहे थे कि जो गैस निकल रही है या जो एक कैथोड रेज निकल रही है, चाहे कोई भी मटेरियल हो, सब में एक जैसी होती है। और ये क्या है, सेम फॉर ऑल मटेरियल। तो सभी मटेरियल्स के ये सेम है। तो ये जो कैथोड रेज है, अब इसको क्या नाम दिया जाए, तो जे थॉमसन जो इस एक्सपेरिमेंट के अगुआ थे या इसके जो है बहुत बड़े पायनियर थे, उन्होंने कहा कि चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट के करने के कारण इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल। ये दिस इज, अब ये क्या कहा गया, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एवरी एटम, चाहे कोई भी एटम हो सबके अंदर ये मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स के अंदर मौजूद है, ये तय हो गया। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है कहाँ। तो जे थॉमसन ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा, जैसे इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब होता है जैसे कोई चीज हो, उसको हम समझाने के अपने तरीके बनाएं। ठीक है, हमारा कोई अपना तरीका होगा, हमारा कोई अपना आइडिया होगा, उसके आधार पे हम चीजों को समझाने की कोशिश करें, उसको बोलते हैं मॉडल। मतलब कोई चीज है और उसको हम कैसे समझ रहे हैं, इसको कहते हैं मॉडल। ठीक है। तो जो प्लम पुडिंग मॉडल है, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो एटम है वो कैसा है, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज मतलब समझते हो, जिसको गांव में हरमाना बोलते हैं, या कई लोग जो है उसको वाटरमेलन बोलते हैं। तो जो तरबूज होता है बिल्कुल ऐसा है। तो तरबूज में क्या होता है, बहुत सारा गूदा होता है जिसको जो है हम लोग खाते हैं लाल लाल करके ना। और ये क्या होता है, इसके अंदर जो है छोटे छोटे बीज होते हैं। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे बीज है, यहाँ बीज है, यहाँ पे, तो ये बीज क्या होते हैं, ऐसे करके पूरे जो है तरबूज के अंदर जगह जगह धसे होते हैं। ये बीज क्या होते हैं, तरबूज के अंदर धसे होते हैं। जब जो है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया जाता है, तो ये बीज क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। और वही दौड़ दौड़ करके क्या बनाते हैं, वही दौड़ने लगते हैं यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ पे जितने भी तरबूज जैसे बीज होंगे, उन सबसे क्या निकलेंगे, ये
इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दौड़कर कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। एनोड पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो ये दौड़ के जाएंगे। तो रास्ते में क्या करेंगे, ये खोजा गया था इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कि जब कोई चीज एक्सेलरेट होती है, जब कोई चार्ज बहुत तेज चलता है, मतलब उसमें जो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो उस चार्ज में क्या होता है, उस चार्ज में रेडिएशन पैदा होता है। तो जब वो चार्ज अपनी वेलोसिटी चेंज करने लगता है, चाहे वो धीमा हो चाहे बढ़े, तो उससे क्या पैदा होता है, रेडिएशन। इसको बोलते हैं ब्रेमस्ट्रा-लंग। तो ये रेडिएशन कहाँ से आ रहा है, ये जो चमक का रेडिएशन, मतलब जो चमक आ रही है कहाँ से आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं इस नली के भीतर, उसके कारण से ये चमक आ रही है। ये किसने बताया, ये बताया जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर से धंसे रहते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज धंसे रहते हैं, और जिनको हम गर्म करते हैं या फिर उनको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं, तो ये बीज बाहर निकल कर आ जाते हैं और दौड़ने लगते हैं। ऐसा उन्होंने मॉडल दिया, ठीक। और ये मॉडल जो है काफी फेमस हुआ, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम इसमें ये थी कि भाई कैसे मालूम पड़ेगा कब निकलेगा, तो थोड़ा सा भी देने पे निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। थोड़ा सा भी जो है अगर हम इसको हीट करें या इसको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ तो निकलेगा, तो कुछ नहीं निकल रहा था, एक पार्टिकुलर के बाद ही निकल रहा था, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इससे पहले ये इसको काफी पॉपुलरिटी मिली। तो जो दूसरा मॉडल आया वो किसके आया, यहाँ पे प्लम पुडिंग में लिख देता हूँ, प्लम पुडिंग में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इनसाइड द मीट ऑफ, मीट मतलब इसका गूदा, ठीक है, मीट मतलब मांस नहीं, मीट मतलब इसका गूदा, मीट ऑफ द एटम जस्ट लाइक सीड्स ऑफ वाटर मेलन, ठीक। ऐसा इन्होंने जो है एजम्पशन दिया था, और इसके आधार पर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कुछ तो एक्सप्लेन किया, लेकिन फंस गया मामला कहाँ पे, कि हर टेम्परेचर पे क्यों नहीं होता है, हर वोल्टेज पे क्यों रहता है, कुछ खास वोल्टेज ही क्यों चाहिए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बाद जो दूसरा आता है, सबसे सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है स्टार्टिंग का, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ये कब की घटना है, ये जो है उन्होंने खोजा था कब, ये 1897 की बात है ना। और ये कब हुआ, ये जो रदरफोर्ड मॉडल में लिखने जा रहा हूँ, ये हुआ 1914 के आसपास। तो रदरफोर्ड मॉडल, मैं फिर कह रहा हूँ ये मॉडल है, रियलिटी क्या है पता नहीं। हमने चीजों को देखने की कोशिश, रदरफोर्ड ने कैसे चीजों को समझा वो उन्होंने बताया, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने जो है इनका जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल उसको छोड़ दिया, उन्होंने एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट से खोज की। तो रदरफोर्ड ने क्या यूज किया, स्कैटरिंग। क्या यूज किया, स्कैटरिंग। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा स्कैटरिंग बता देता हूँ, ठीक है। स्कैटरिंग समझने के लिए एक काम करिए, ये मान लीजिए आपका जो है ये ये जो है एक कोई गैया है, ठीक है। और ये दौड़ रही है, ठीक है, ये गैया जो है दौड़ रही है, किस दिशा में, इस दिशा में दौड़ रही है, और तेजी से दौड़ रही है। तो अगर इसको रोकने के लिए रास्ते में कुछ नहीं है, तो क्या करेगी, ये ऐसे चलती चली जाएगी सीधे, ऐसे ही होगा ना। अगर इसको रोकने के लिए कुछ है नहीं रास्ते में, तो सीधी चलती चली जाएगी। अच्छा, इसके गले में एक हमने पगहा लटका दिया, क्या लटका दिया है, पगहा। पगहा समझते हो ना, जो उसको गले में बांधे रहते हैं रस्सी, उसको पगहा कहते हैं। तो ये पगहा लटका दिया। अब ये गाय दौड़ रही है, जब तक कुछ नहीं है इसके रास्ते में, तब तक ये क्या करेगी, एकदम सीधे, ठीक है, एकदम सीधे सीधे ये दौड़ती जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे हमारा एक दोस्त खड़ा हो, यहीं पे हमारा एक दोस्त खड़ा हो, और वो क्या करे, वो जो है, वो जो है इसका जो, जैसे गाय यहाँ पर पहुंचे उसका पगहा पकड़ ले, तो गाय क्या होगी, सीधे जा पाएगी।
आप मुझे बताओ, अगर जो है गाय सीधे जा रही है और ये मेरा दोस्त है, इसने रास्ते में उसका पगहा पकड़ लिया, तो गाय सीधे जा पाएगी? आप बिल्कुल फिजिक्स को बिल्कुल डेली लाइफ से सोचो, कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एकदम आराम आराम से फिजिक्स पढ़ेंगे। आपको फिजिक्स फिजिक्स जैसा नहीं लगेगा, फिजिक्स आपको कहानी जैसी लगेगी, और ऐसे ही आपको याद भी रखना होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर हम गाय दौड़ते हुए जा रही, एकदम सीधे जा रही है, और रास्ते में उसका पगहा हमारा दोस्त पकड़ ले, तो क्या होगा? गाय सीधे जा पाएगी? सिंपल सा सवाल है, आप मुझे बताएं, कोई भी। कोई भी बताइए, क्या होगा गाय के साथ? गाय सर मुड़ जाएगी। मुड़ जाएगी। वेरी गुड। किसने बताया बेटा? आपको नाम बताइए। आरिफ अहमद। वेरी गुड। एग्जैक्टली यही होगा। तो गाय क्या हो जाएगी? अब सीधे न जाकर गाय क्या हो जाएगी? ऐसे करके गाय मुड़ जाएगी। और ये पगहा नहीं छोड़ेगा तो गाय क्या करेगी? ऐसे मुड़ती चली जाएगी ना, और गोल गोल चक्कर काटना शुरू कर देगी। अगर गाय रही रुकती है, गाय चलती रहती है, रुकती नहीं है, तो ये क्या करेगी? गाय मुड़ जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है, अच्छा मान लो यहाँ पे चारा रख दे तो भी गाय मुड़ जाएगी, लालच के मारे से गाय जा रही तेजी से, चारा रख दे बहुत सारा यहाँ पे, तो चारे के लालच में भी मुड़ जाएगी। तो कोई ऐसी चीज है जो गाय को मोड़ सकती है ना, तो गाय के रास्ते में अगर कोई चीज आ गई तो गाय क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। भले उससे दूर हो, उसके रास्ते से दूर हो, लेकिन उसके आसपास में है और गाय के रेंज में है, तो गाय क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। ठीक, कितना क्लियर हो गया हम सबको? इतना क्लियर हो गया? हेलो? हाँ या ना? जी सर। यस और नो? इतना क्लियर हो गया? जी सर। वेरी गुड। अब देखो, अगर हम गाय को पार्टिकल मान ले, गाय को हम क्या मान ले? पार्टिकल। और इसको क्या मान ले? इसको कोई जो है हम आ, कोई ऑब्जेक्ट मान ले, ऐसा ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल को अफेक्ट कर सकता है। तो चूंकि ये पार्टिकल कैसा है? चार्ज पार्टिकल है। इसका पार्टिकल का चार्ज क्या है? निगेटिव। तो इसको अफेक्ट करने के लिए कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा? ये उल्टा भागेगा, इधर भागेगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर भागेगा? इधर, इसकी तरफ भागेगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी तरफ मुड़ेगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो इससे दूर भागेगा। तो चलो चेक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने, कि रास्ते में जो है एक निगेटिव फील्ड लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे उन्होंने देखा कि अगर रास्ते में इसके कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ गया तो ये क्या करेगा? गाय की तरफ अपना रास्ता मोड़ देगा। अब ये ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे जाएगा, और इसके बाद ऐसे निकल जाएगा सीधे। थोड़ा सा रुको, गड़बड़ हो गया, अब सही बना देता हूँ। और ऐसे सीधे निकल जाएगा ना। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का रास्ता मोड़ दे रहा है। तो इस प्रोसेस को, जो रास्ता मोड़ने की प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। तो चलो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो द बेंडिंग ऑफ line of motion under the effect of, under the influence of some other object is called scattering। ठीक है, सिंपल सा है, कोई कठिन तो नहीं ना? इतना क्लियर हो गया? हेलो? इतना क्लियर हो गया? तो रदरफोर्ड ने ऐसा ही स्कैटरिंग का एक उन्होंने
जुगाड़ किया। जुगाड़ मतलब इसलिए बोलोगे कि इससे पहले किसी ने किया नहीं था, रदरफोर्ड ने पहली बार किया और इसको जो है दुनिया के सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स में माना जाता है आज भी। जैसे आइंस्टाइन का एक क्वेश्चन जो है उसको बहुत फेमस, मतलब बहुत क्या कहते हैं, फेम मिला, बहुत ही प्रतिष्ठा मिली, हर जगह जो है उसका नाम आता है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ऐसे ही रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है इसकी बहुत ज्यादा जो है लोगों ने चर्चा की और आज भी इसका इस्तेमाल होता है। कहीं भी आप फिजिक्स में जाएंगे तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आना ही आना है, क्योंकि इसके बिना जो है आगे बात बढ़ नहीं सकती। कोई भी एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बिना अधूरा है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो है, अच्छा आप में से किसी को पता है कि जो चांदी होती है उसका वर्क बनाया जाता है? कभी देखा है मिठाई के ऊपर एक पतली सी जो है, बहुत पतली सी फाइल लगी होती है। फाइल मतलब जो है पन्नी जैसी एकदम परत होती है, कभी देखा है? मिठाई उठाई के ऊपर लगी जी रहती सर। है। जी सर। अच्छा, इसी तरह से जो गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है, तो गोल्ड मतलब सोना, ठीक है? तो सोने की भी बहुत पतली सी पन्नी बना सकते हैं, इतनी पतली बना सकते हैं कि उसको आप अगर नाखून से खुरचे तो खुरच जाएगा, इतनी पतली। ये भी आपको पता होगा। कहीं कहीं देखो जो है, जैसे सारनाथ चले जाओ बनारस में, तो वहां पे देखो सारनाथ में दीवारों के ऊपर बहुत ही पतली गोल्ड की जो है डिपॉजिट होती है, इसको कहते हैं सोने का पानी चढ़ाना। कभी कभी जो है लोगों को देखा होगा, कुछ जो ज्वेलरी वाले होते हैं ना, तो ज्वेलरी में क्या होता है, पीतल की ज्वेलरी होती है, उसके ऊपर जो है गोल्ड की एक प्लेटिंग कर देते हैं, या पतली सी जो है, बहुत पतली सी जो है महीन सी परत चढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग या फॉइलिंग कहते हैं। कभी आपने देखा है ऐसा? जी सर। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, फोम जैसी चीज के ऊपर जो है गोल्ड की फाइलिंग कर दी। तो उन्होंने क्या किया, एक जैसे ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक के ऊपर क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा ब्लॉक को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे एक ब्लॉक बनाया ना, और इसके ऊपर यहाँ पे जो है क्या किया, फाइलिंग कर दी, वो गोल्ड की फाइलिंग कर दी। और ये बीच में क्या है, बहुत खोखला है, मतलब इसको कोई भी चीज पार कर सकती है। तो ये जो गोल्ड की फाइलिंग है, मैं इसको कलर गोल्ड वाला ही दे देता हूँ, चलो ये गोल्ड कलर हो गया, ठीक है, ये गोल्ड का फाइलिंग हो गया ऐसे पतला सा। और इसके सामने उन्होंने क्या रखा, इसके सामने उन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा और उसको ऐसे डब्बे में बंद कर दिया और उसमें एक पतला सा छेद किया, ताकि जो है अल्फा पार्टिकल निकले तो इस छेद से निकले। तो अल्फा पार्टिकल जो है इस छेद से निकलेगा, तो एक अल्फा पार्टिकल निकला और ऐसे ऐसे बढ़ेगा। अगर अल्फा पार्टिकल को रोकने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे जैसे गाय सीधे जा रही है ऐसे चलती चली जाएगी। और अगर इसके बीच में भी कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसको पार करके यहाँ पे क्या लगाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब एक्सरे प्लेट। एक्सरे प्लेट देखा आप सबने? एक्सरे प्लेट, ये कौन सा है, एक्सरे प्लेट या फोटोग्राफी प्लेट लगा दिया। तो जब एक्सरे प्लेट से टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है धब्बा बन जाएगा एक्सरे का। एक्सरे प्लेट पे जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे धब्बा बन जाएगा। कैसा धब्बा बन जाएगा, कुछ ऐसे स्पॉट्स स्पॉट्स बन जाएंगे। तो ये मालूम पड़े कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये हमको पता चल जाएगा। तो चलो मैं इसको कलर कर देता हूँ कोई दूसरे कलर से। तो ये जो ऐसे स्पॉट्स बनेंगे, इसको क्या कहते हैं, जैसे ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा और इसको अगर पार करके यहाँ पर पहुंचेगा तो एक स्पॉट बनाएगा, दूसरा अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा तो दूसरा स्पॉट बनाएगा। ऐसे पता नहीं कितने अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ से अल्फा सोर्स से निकल के जाएंगे और वो सब क्या बनाएंगे, एक्सरे प्लेट पे ऐसे जो है अपने अपने धब्बे बनाएंगे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, रदरफोर्ड ने यही सोचा था। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, इसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम। बीम मतलब समझते हो, बीम मतलब होता है एक के पीछे जब एक पार्टिकल चलते हैं तो उसको कहते हैं बीम। जैसे चींटी देखा है, चींटी कतार, चींटी कतार कैसे चलती है, एक के पीछे दूसरी चींटी, दूसरी के पीछे तीसरी। या ट्रेन देखा है आपने, तो ट्रेन में एक के पीछे दूसरी बोगी, दूसरी के पीछे तीसरी बोगी। तो जहां पे चीजें इस तरह से चलती है उसको बोलते हैं बीम। या डेली लाइफ में देखना है तो डेली लाइफ में देखो, जब हम घर पे जो है पानी की पाइप से पानी की धार छोड़ते हैं तो क्या होता है, पानी की धार जो है एक सीध में चलती है, जो पतली सी धार जैसे पेंसिल जैसी। तो उसमें पानी दाएं बाएं नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है, एक धार पकड़ कर चलता है।
तो ऐसे जहां पे पार्टिकल्स एक के पीछे चलते हैं उसको कहते हैं बीम। तो इसको कहेंगे अल्फा बीम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के कारण पैदा हो रही है। चलो बीम न भी माने तो हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल करके इस जो ओपनिंग है यहां से निकल करके और भागेगा और इसके रास्ते में जो है गोल्ड फाइल आएगी और इसको पार करके कहां पहुंचेगा, ये फोटोग्राफी के एक्सरे प्लेट पे पहुंच जाएगा। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ऐसा कुछ करके कि अगर एक्सरे प्लेट को हम एक्सपोज करें, एक्सपोज मतलब कि उसको अगर ओपन करें हम तो कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए था हमको। ठीक है, एक्सरे प्लेट में जो एक्सरे पैटर्न है उसको कुछ ऐसा रैंडम दिखाई दे, मतलब कि पूरे हिस्से में कुछ न कुछ ऐसे दिखाई देना चाहिए। दिस वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा उन्होंने सोचा था, ऐसा हमको दिखना चाहिए था। ऐसा हमको दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। ये क्या है, एक्सपेक्टेड, ऐसा उन्होंने सोचा था कि आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। डिड नॉट हैपन। तो अब समस्या आई, तो आया कैसा, ये आया कैसा? आया जो था वो बड़ा विचित्र था। उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो है बड़ा विचित्र बिहेवियर कर रहे थे। अब क्या क्या बिहेवियर कर रहे थे मैं आपको एक एक करके लिखवाता हूँ और समझाता हूँ, एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि पहला जो है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या हुए यहाँ पे जो, अच्छा मैं पहले बना देता हूँ ना, एक और बना देता हूँ तो आपको समझ में जाएगा जो एक्चुअल रियलिटी थी क्या था। तो एक्चुअल रियलिटी थी, एक धब्बा बना यहाँ पे, क्या बना, एक धब्बा बना, गाढ़ा सा धब्बा बना, ठीक है। और इसके बाद क्या बना, यहाँ पे जो है ऐसे करके, इससे थोड़ा और दूर बनाए, एक ऐसे रिंग बनी। क्या बना, ऐसे रिंग बनी। बाकी बीच में खाली है। और इसके बाद क्या हुआ, एक इधर भी कुछ दिखाई दिया, इधर कुछ दिखाई दिया, इधर कुछ दिखाई दिया, बीच बीच में नहीं दिखाई दिया। तो ये क्या है, कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसा दिखा। क्या दिखा, कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा। तो ये क्या हुआ, रियलिटी में ऐसा हुआ। ऐसा सचमुच में आया। तो रदरफोर्ड इसको समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। ऐसा तो होना नहीं, होना चाहिए था ऐसा, लेकिन हुआ कैसा, ऐसा। तो ये हुआ नहीं, और जो हुआ वो उन्होंने सोचा नहीं था, जो उन्होंने सोचा नहीं था वो हुआ। तो रदरफोर्ड ने देखा कि जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, तो ऑब्जर्वेशन क्या देखा उन्होंने, पहला चीज कि ये जो स्पॉट क्यों बन रहा है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं बिल्कुल बिना वो अपना रास्ता बदले, जैसे उनको कोई रोक नहीं रहा, ऐसा लगा जैसे उनको कोई रोक नहीं रहा, एकदम सीध में जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो अनस्कैटर्ड। अधिकतर अल्फा पार्टिकल कैसे गए, जैसे कि उन्होंने किसी को देखा ही नहीं अपने रास्ते में, एकदम सीधे सीधे भाग गए। अब क्या हुआ, दूसरा उन्होंने क्या देखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जो दाएं बाएं भागे हैं, जो रिंग बना रहे हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब कि मुड़ गए, एट वेरी हाई एंगल्स, हाई एंगल्स। कुछ तो क्या हो गए, बहुत हाई एंगल से मुड़ गए। और कुछ क्या हुआ, सम रिटर्न्ड बैक टू बैक। जैसे दीवार में गेंद मारो
और दीवार से गेंद टकराने के बाद क्या होती है, हमारी ओर ही लौट आती है ना। तो ऐसे गई और ऐसे ही लौट आई, कुछ जो है जैसे गई थी वैसे ही लौट आई, इस तरह से। ठीक है, इसको कहते हैं बैक टू बैक स्कैटरिंग हुई। ये जो चीज थी, ये जो है रदरफोर्ड को नहीं समझ में आई। फिर रदरफोर्ड ने बहुत दिमाग लगाया और इसके बाद उन्होंने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। तो रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन था वो क्या था, रदरफोर्ड ने बहुत दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो उन्होंने सोचा वो मैं बताता हूं आपको। तो पहले तो उन्होंने क्या माना, पहला माना द गोल्ड फाइल इज कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस या न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत बहुत सारे, न्यूमरस आइडेंटिकल एटम्स ऑफ गोल्ड अरेंज्ड इन ए वेल मैन, ठीक है। तो जो गोल्ड पार्टिकल्स थे वो, जैसे मान लो ये हमारे फाइल है, तो उसमें इस तरह से बिल्कुल क्या है, एकदम एक के नीचे एक, एक के नीचे इस तरह से जो है एक पैटर्न में जो है उन्होंने अपने आप को सेट कर रखा, ऐसा उन्होंने माना। किसने माना, रदरफोर्ड ने। फिर दूसरा उन्होंने क्या देखा, दूसरा कहा तो जो इन्होंने देखा कि अधिकतर पार्टिकल क्या थे यहाँ पे, ये जो है बहुत डार्क स्पॉट था, मतलब यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज्यादा पहुंचे थे, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बहुत ज्यादा पहुंच रहे थे, ये जो नीला स्पॉट है। और यहाँ पे क्या था, ये बहुत धुंधला था। इसका मतलब अधिकतर अल्फा पार्टिकल कहाँ पहुंच रहे थे, हम सीधे जा रहे थे। तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स अनस्कैटर्ड जा रहे थे। अनस्कैटर्ड क्या होता है, जब कोई चीज उसको रोकने वाली ना हो। तो एटम के अंदर ऐसी जो है कोई चीज नहीं है, सीधे सीधे कह सकते हैं, या जो भी चीज होगी बहुत छोटी होगी। तो एटम क्या है, मोस्टली एम्प्टी है, खाली है, जो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर नहीं कर पा रहा था। तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ज्यादातर एटम को ऐसे क्रॉस कर जाता जैसे कि कुछ हो ही ना हो। तो इसलिए उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम्स इज एम्प्टी। तो एटम क्या है, एटम जो है जानते हो, एटम जो है ये 99% एम्प्टी है। बस एक छोटे से हिस्से में क्या होता है, क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो छोटे से हिस्से में हमने क्या लिखा था, सम रिटर्न बैक टू बैक, कुछ तो क्या हो गए, बैक टू बैक लौट आए, जैसे दीवार से गेंद टकरा के लौट आते हैं ऐसे लौट आए। इसका मतलब वहां पे कोई ऐसी चीज है जो अल्फा पार्टिकल को क्या कर रही है, लौटा दे रही है। तो वो चीज क्या होनी चाहिए, वो चीज लौटाने वाली क्या होनी चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज की। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन लौटा सकता है, कौन रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो अल्फा पार्टिकल से हैवी होनी चाहिए। जैसे दीवार में गेंद मारो तो दीवार उड़ नहीं जाती है, दीवार उड़ जाती है क्या, नहीं जाती है, दीवार वहीं रहती है और गेंद लौट आती है। ऐसे अगर कोई हैवी चीज वहां पे होगी जो अल्फा पार्टिकल से बहुत हैवी है, तो वो क्या करेगी, अल्फा पार्टिकल को लौटा देगी। तो वो उन्होंने कल्पना की कि वहां पर जो है बहुत छोटे से स्पेस में, बहुत छोटी सी जगह में एक ऐसी कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज है जो अल्फा पार्टिकल को बैक टू बैक रिटर्न कर देती है। सो इसको उन्होंने कहा कि एट द हर्ट ऑफ, हर्ट मतलब किसी चीज की एकदम गहराई में ना, हर्ट ऑफ एटम देयर लाइज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड हेवी कोर। उन्होंने क्या नाम दिया, हेवी कोर को नाम दिया न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने,
कि जो एटम है उसके हार्ट में, उसके एकदम गहराई में एक छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, जहां पर क्या है, जहां पर कोई बहुत ही हैवी चीज है और उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियस क्यों होता है? न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभि। नाभि मतलब से हमारे पेट में हमारा सेंटर कहाँ है? हमारा सेंटर जो है, हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है? हमारी नाभि होती है। हमारी जो इसको कहते हैं गांव में बुड़दी कहते हैं, कई लोग उसको जो है बुद्धि बोलते हैं, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन जो हमारा नावेल होता है या नाभि होती है, वही हमारी बॉडी का सेंटर है। तो ऐसे ही जो है, जो एटम है उसका भी एक सेंटर है, और इस सेंटर को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। ओके। तो ये जो आपका न्यूक्लियस, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है दिस इज वेरी हैवी, और ये क्या कर सकता है? ये अल्फा पार्टिकल को जो है ये रिटर्न कर सकता है बैक टू बैक। ठीक, ये रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था। और ये उन्होंने ये भी दिखाया कि दिस न्यूक्लियस contains almost all the mass of atom। तो किसी एटम का अधिकतर मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, हम रदरफोर्ड की बात मान लिए, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पाया। तो अब सवाल उठता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो अगर प्लम पुडिंग मॉडल माने, तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था? पूरा जो है ये जो एटम था, पूरा ठोस एटम था, और इसके बीच में ये कहीं कहीं क्या थे? इलेक्ट्रॉन फंसे हुए थे। लेकिन अब रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम जो है कहीं कहीं पर बस एक जगह पे कुछ है यहाँ पे, और बाकी एटम क्या है? पूरा खाली है। बाकी एटम क्या है? जैसे अगर हम कहें यहाँ पे, तो ये एक जगह है, अब बाकी क्या है? यहाँ पे पूरा खाली है, पूरा पूरा खाली है। तो अब इलेक्ट्रॉन है कहाँ? इलेक्ट्रॉन है कहाँ? ये बड़ी मुसीबत हो गई। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो रदरफोर्ड ने एक चीज बता दी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जे थॉमसन ने क्या बताया था? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमारे पास दो चीज है, एक तो जो है पॉजिटिवली चार्ज एटम है, और दूसरा क्या है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नाउ वी हैव टू थिंग्स। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। और तीसरी चीज जानते हो क्या है इंपॉर्टेंट? तीसरी चीज है कि ये न्यूक्लियस क्या है? अरे वो एटम क्या है? एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या है? ओवरऑल जो एटम है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड के जो है मॉडल की बात करेंगे हम ना। रदरफोर्ड, तो इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए एटम में, और न्यूक्लियस भी होना चाहिए, और उसको न्यूट्रल भी होना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो रदरफोर्ड ने बहुत सोचा, बहुत सोचा, लेकिन उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। उसी समय क्या हो रहा था? उसी समय जो है कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। कहाँ के लिए? सौर मंडल के लिए। ठीक है। तो उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने ये देखा कि जैसे कोई जो प्लेनेट होता है, जैसे सूरज की चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं ना, धरती माता घूमती हैं, और शुक्र ग्रह घूमता है, बृहस्पति घूमता है। तो कैसे घूमते हैं? यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है? सेंटर पे जो है एक हैवी स्टार होता है, जिसको हम सन कह रहे हैं यहाँ पे। तो कोई जो है प्लेनेट ऐसे घूमता है, कोई प्लेनेट ऐसे घूमता है, और सबका क्या है? अलग अलग ऑर्बिट है ऐसे। तो ये हो गया मरकरी का ऑर्बिट हो गया, और ये किसका हो गया? वीनस का ऑर्बिट हो गया। ये किसका हो गया? अर्थ का ऑर्बिट हो गया। ऐसे करके फिर क्या हो जाएगा? मार्स का ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके सबके क्या होंगे? अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। तो
एक रात जो है जब रदरफोर्ड सो रहे थे एकदम, मतलब सोचते सोचते परेशान हो गए, तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो न्यूक्लियस है वो सन की तरह है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्लेनेट की तरह इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने सुबह उठते ही सब चीजें लिख करके उन्होंने लोगों को बताया कि मुझे एक आइडिया आया है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो इसे कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल। क्या कहा जाता है इसको? बोलते हैं रदरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल। तो इस मॉडल में क्या क्या बातें थी? पहला चीज, द न्यूक्लियस इज लाइक द सन ऑफ सोलर सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लैनेट्स which move around the sun in various orbits। ठीक। और तीसरा उन्होंने क्या बताया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is balanced by charge of nucleus। तो अगर जो है किसी जो है एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो जेड इलेक्ट्रॉन है, तो जेड ही क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज भी होगा। तो मिलिकान ने खोजा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो मिलिकान ने खोजा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या क्वांटाइज होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, क्वांटाइज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। तो ऐसे अगर हमारे हमारे पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, उसका 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देगा। तो एटम का जो न्यूक्लियस उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जाएगा, और इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, निगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम then the total electronic charge will be कितना हो जाएगा, जेड। लेकिन ये निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज टू बी निगेटिव। Therefore, to balance this minus JD charge, nucleus must have been charged। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, पॉजिटिव जेड ई हो जाना चाहिए, तभी न्यूट्रल क्या होगा, तभी एटम न्यूट्रल होगा, नहीं तो एटम न्यूट्रल नहीं होगा। और एटम न्यूट्रल होता है, ऐसा जो है ऑब्जर्वेशन में देखा गया था। तो इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब जो है रदरफोर्ड का मॉडल कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया चार्ज, और इसके चारों तरफ एक जो है ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा जो है ये ऐसे घूम रहा है।
तीसरा कोई ऐसे घूम रहा है। तो जो आप लोग कभी कभी देखते हो ना, ये वाला मॉडल, ये किसका मॉडल है? ये रदरफोर्ड का मॉडल है। जो आप लोग चित्रों में देखते हो ना एटम का, ये रदरफोर्ड का मॉडल है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, कोई ऐसे घूम रहा है, तो कोई जो है ऐसे घूम रहा है, तो कोई कहीं और घूम रहा है। ये जो है अलग अलग पॉइंट्स पे घूमते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ रहता है? ठीक बीचों बीच। इसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस को पॉजिटिव जेड ई बोल देते हैं। ठीक, ये हो गया रदरफोर्ड का मॉडल का इलिस्ट्रेशन। तो ये हो गया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत सारी जो है, इसने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। ये आपका न्यूक्लियस है, मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्या है। न्यूक्लियस है, और ये सब क्या है? ये सब जो है इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो रदरफोर्ड का मॉडल बहुत सक्सेसफुल था, इसने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। लेकिन मामला फंस गया कहाँ पे? मामला फंस गया कि रदरफोर्ड मॉडल में अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या होगा? उसका रास्ता सर्कुलर होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। और एक्सेलरेटेड पार्टिकल हमने बताया क्या करता है? रेडिएशन छोड़ता है। इस तरह से उसकी एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो कहाँ गिर जाएगा वो? न्यूक्लियस के अंदर। जब न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे एटम है, दुनिया बनी हुई पूरी एटम पर टिकी हुई है। तो एटम खत्म क्यों नहीं हुआ? ये रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लिख देते हैं फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो पहला फेल्योर क्या हो गया इसका? कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस एक्सिलरेट हेवीली। ठीक, और क्या होगा? बट एक्सिलरेटिंग चार्जेस लूज एनर्जी बाई रेडिएशन। Therefore, electrons must lose its energy continuously and fall into the nucleus eventually. But this does not happen. ऐसा होता नहीं है जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन इट। ये रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा क्या कहा? दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आई? दूसरी प्रॉब्लम आई कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक तो जो है मान लो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह है, और वहां पर क्या है? वहां पे बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारा चार्ज वहां पे रखा हुआ है। तो ये बताओ, चार्ज जो है, जो रखा हुआ है, वो किसने रखा है? कैसे रखा है? कैसे आया? तो रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट आगे किए। उन्होंने बताया कि जो चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या है? एक पार्टिकल से बना है। किससे बना है? एक पार्टिकल से बना। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटोटाइप का चीज है, पार्टिकल है, वो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कहाँ है? वो बहुत ही स्मॉल जगह में भरा हुआ है।
तो रदरफोर्ड later discovered protons and his student Chadwick discovered neutrons. The proton and neutrons are ingredients of, मतलब इनसे बना हुआ है ना, nucleus. Question is, how the protons can reside in such a small place as they must repel each other through Coulombic force. Coulomb repulsion. ठीक। तो रदरफोर्ड ने आगे खोजा कि जो आपका न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन नाम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन नाम के न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बना है, ऐसा उन्होंने और उनके चेलों ने पाया। तो ये समस्या हो गई, अरे भाई जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको जो है हम इतनी छोटी जगह में रखेंगे कैसे, क्योंकि हमको पता है कूलाम के नियम से कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इतनी छोटी जगह में उनको रख कैसे सकते हो, तो भाग जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, पर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, सचमुच में करता है। तो न्यूक्लियस को रदरफोर्ड के अनुसार एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसलिए जो है रदरफोर्ड का मॉडल क्या किया गया, उसको लोगों ने छोड़ दिया और एक नया मॉडल दिया गया, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। अगर किसी के कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी के कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, ठीक।